नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास की इस ऐतिहासिक कड़ी जो विषय हम टैकल कर रहे हैं विभिन्न कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, इसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारत के वंश भाग 2। लेकिन फ्लैशबैक की बात करें तो साथियों, हमने प्राचीन भारत के जो वंश हैं इनमें प्रमुख रूप से हर्यक वंश की ऐतिहासिक जानकारी संपूर्ण डिटेल सहित पढ़ी है, जिससे अक्सर कई सारे सवाल पुट होते हैं अपने विभिन्न कंपटीशन के माध्यम से। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों हर्यक वंश के बाद में अगले वंश के बारे में डिटेल, जिसका नाम है शेषुनाग वंश। शेषुनाग वंश की डिटेल हम शुरू करने जा रहे हैं। शेषुनाग वंश, शेषुनाग वंश की डिटेल हम शुरू करने जा रहे हैं। शेषुनाग वंश जो है, अगर पूछ ले कि शेषुनाग वंश का जो समय है, शासनकाल है, वो कहां से कहां तक चला, तो बता देता हूं आपको कि यह शासनकाल चला है आपके शेषुनाग वंश का 412 ईसा पूर्व से लगाकर शेषुनाग वंश का 344 ईसा पूर्व 344 ईसा पूर्व तक शासनकाल चला। चूंकि अगर आपसे पूछे कि शेषुनाग वंश का संस्थापक किसे बताया जाता है, तो शेषुनाग वंश का जो संस्थापक हमें देखने को मिलता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इस वंश का संस्थापक आपके शेषुनाग ही बताया जाता है। शेषुनाग, शेषुनाग के द्वारा ही इसने वंश की स्थापना की। चूंकि शेषुनाग जो है शुरू में एक अमात्य यानी सैनिक था, किसका? उदयन का। उदयन की हत्या करके इसने जिस नए राजवंश का पराभव किया है, इसे शेषुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। शेषुनाग वंश का संस्थापक हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी राजधानी की। तो राजधानी बताई जाती है साथियों इनकी वैशाली। वैशाली इनकी राजधानी बताई जाती है शेषुनाग वंश के शासकों की। आगे बढ़ते हैं। राजधानी के बाद में अगर बात करें कि शेषुनाग जो शासक बताया जाता है, इसने अपना साम्राज्य कहां तक विस्तृत किया, तो शेषुनाग जो है इसने अवंती हम पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, अवंती को अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया, अवंती को अपने साम्राज्य में मिलाया। शेषुनाग वंश का शासक जिसे शेषुनाग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो शेषुनाग वंश है, इसमें अगला जो शासक है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो अगला जो शासक बताया जाता है उसे कालाशोक के नाम से जाना जाता है। कालाशोक का पूरा नाम एक बार पूछा गया। कालाशोक का पूरा नाम कालाशोक काकवर्ण के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत ही अत्याधुनिक ऐतिहासिक जानकारी जिसके बारे में हमें पढ़ने को मिलती। कई बार सवाल पूछा गया है कि कालाशोक जो है इसके वंश का नाम बताइए, तो नाम आता है शेषुनाग वंश। चूंकि ये बताना जरूरी समझता हूं साथियों कि मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक का एक अन्य नाम बताया जाता है चंडाशोक, और इसे कालाशोक भी कहा गया अपने दुष्कर्मों के कारण, क्योंकि ब्राह्मणों की हत्या करना वगैरह वगैरह ऐसे कुछ काम उसके निकलकर सामने आते हैं। बाद में बौद्ध धर्म को संरक्षण करने के कारण वो सम्राट अशोक महान बना। सुनिए, कालाशोक, कालाशोक जो है इसका ऐतिहासिक जानकारी, कालाशोक की ऐतिहासिक जानकारी मैं आपको बताता हूं कि इनके नाम कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हमें देखने को मिलती है। तो कालाशोक जो शासक हुआ है, इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया, तो नाम आता है आपके कालाशोक का। थोड़ी सी जानकारी हम अध्यक्ष की ले लेते हैं, समय की भी बात कर लेते हैं, किस जगह हुआ था, काम क्या हुआ था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का समय बताया जाता है 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने कहां करवाया, तो जगह का नाम बताया जाता है वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन
कालाशोक ने वैशाली में किन की अध्यक्षता में यह आयोजन करवाया था? तो कालाशोक ने सभा कामी अध्यक्ष का नाम कई बार पूछा जाता है, तो अध्यक्ष का नाम हमें देखने को मिलता है आपके सभा कामी अध्यक्ष का नाम देखने को मिलता है। चूंकि अजातशत्रु ने जो बौद्ध संगीति आयोजन करवाई थी उसमें जो अध्यक्ष देखने को मिलता है उसका नाम महाकश्यप बताया जाता है। सभा कामी की अध्यक्षता में बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था वैशाली में। और ये जो सेकेंड बौद्ध संगीति है, इस संगीति के अंदर कौन सा कार्य, ऐतिहासिक कार्य हुआ था बौद्ध धर्म को लेकर? तो बौद्ध संघ जो है, बौद्ध संघ, यह जो बौद्ध संघ है यह टूटकर दो भागों में बंट गया था उस समय। किसको लेकर? विनय को लेकर। विनय का अर्थ बताया जाता है साथियों सुख। अब बौद्ध संघ जो है इनमें आपस में मतभेद हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि एक भिक्षु को जीवंत पर्यंत मोटे गिद्दे पर नहीं सोना, भरपेट खाना नहीं खाना, ज्यादा धन संग्रह नहीं करना आदि इन विनय अर्थात सुखों को लेकर इनमें आपसी मतभेद हो गए। अब इन विनय को लेकर बौद्ध संघ में जो अलगाव की स्थिति बनी है, इनमें एक ग्रुप को बताया जाता है जिसे महासंघिक के नाम से जाना जाता है और दूसरा बताया जाता है स्थविर। एक हो गया महासंघिक और दूसरा स्थविर। ये जो वर्ग है टूटकर अलग हो गए किस संगीति में साथियों? सेकेंड अर्थात द्वितीय बौद्ध संगीति में इनका अलगाव जो है हमें देखने को मिलता है। तो हमने शेषुनाग वंश के शेषुनाग और शासक कालाशोक जो है इसकी ऐतिहासिक जानकारी के बारे में चर्चा की है। अब हम बात करते हैं अगले शासक के बारे में। अगला जो वंश हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आपके नंद वंश। नंद वंश की ऐतिहासिक जानकारी आपके सामने रख रहा हूं मैं साथियों। ये जो चैप्टर है इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप संजो कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वंश हमें देखने को मिलता है भारत के प्राचीन वंश की कड़ी में, उसका नाम है आपके नंद वंश। नंद वंश की ऐतिहासिक जानकारी, बहुत ही ऐतिहासिक वंश हुआ था नंद वंश। नंद वंश के बारे में क्या ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है? तो नंद वंश जो है सबसे पहले हम इनके संस्थापक और इनका कार्यकाल देख लेते हैं। तो नंद वंश का जो कार्यकाल देखने को मिलता है, ये मिलता है 344 ईसा पूर्व से लगाकर 323 ईसा पूर्व तक इनका शासन हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं कि नंद वंश जो है इसका संस्थापक किस नाम से जाना जाता है? नंद वंश का जो संस्थापक है इसे महापद्म नंद के नाम से जाना जाता है। महापद्म नंद के नाम से जाना जाता है। अब महापद्म नंद की जो उपाधि है अन्य शासकों से हटकर इनकी उपाधि हमें देखने को मिलती है। महापद्म नंद जो है इनकी उपाधि जो हमें देखने को मिलती है उपाधि है एक राट इनकी उपाधि बताई जाती है। और दूसरी उपाधि सर्वशत्रांतक इनकी उपाधि हमें देखने को मिलती है। सर्वशत्रांतक इनकी अन्य उपाधि हमें देखने को मिलती है। महापद्म नंद जो है इन्हें पुराणों में क्या कहा गया है, ऐसा सवाल पूछा गया है। तो पुराणों का अर्थ होता है आख्यान। सबसे प्रसिद्ध और पुराना पुराण है आपके मत्स्य पुराण। सुनिए, पुराण जो है पुराणों में महापद्म नंद को क्या बताया गया? तो पुराणों में महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम के नाम से इन्हें उद्बोधित किया गया है। पुराणों में द्वितीय परशुराम कहलाए या बताया गया। तो महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात पूछ ली जाए कि इनकी ऐतिहासिक जानकारी या ऐतिहासिक स्रोत कौन सा हमें पढ़ने को मिलता है आपके महापद्म नंद के बारे में? तो ऐतिहासिक जानकारी जो हमें पढ़ने को मिलती है साथियों वो मिलती है एलिफेंटा केव अर्थात हाथी गुफा जो है यह वर्तमान
उड़ीसा के अंदर पड़ता है। उड़ीसा जिसका मौर्य काल के अंदर क्षेत्र नाम पड़ा था आपके कलिंग, और कलिंग की राजधानी बताई जाती है तौसली। तौसली राजधानी बताई जाती है कलिंग की। तो हाथी गुफा जो है इसमें वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, किस शासक का वर्णन पढ़ने को मिलता है? आपके महापद्म नंद। महापद्म नंद का ऐतिहासिक वर्णन हमें हाथी गुफा से देखने को मिलता है। और ये हाथी गुफा जो है यह राजा खारवेल के द्वारा ये हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया गया था। चूंकि अगर पूछ ले कि भारत का नाम भारत हमें किस अभिलेख से जानने को मिलता है, तो भारत का नाम भारत हमें हाथी गुफा अभिलेख से जानने को मिलता है, जिसमें संक्षिप्त जानकारी थोड़ी सी कलिंग युद्ध की भी हमें देखने को मिलती है, जो 261 ईसा पूर्व के अंदर लड़ा गया था। अब हम बात करते हैं कि यह जो हाथी गुफा अभिलेख हमने पढ़ लिया, ऐतिहासिक जानकारी ले ली महापद्म नंद की। अब महापद्म नंद के अलावा नंद वंश का अन्य या अंतिम राजा कौन हुआ है, इसकी बात हम कर लेते हैं। अंतिम राजा जो देखने को मिलता है नंद वंश का, इसे घनानंद के नाम से जाना जाता है। घनानंद क्रूर, इसकी विशेषता क्रूर और अत्याचारी राजा जो हुआ है उसे घनानंद के नाम से जाना जाता है। सारी शासन व्यवस्था जो है इनके शासन काल में चरमरा गई थी। करे कोई भरे कोई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये कहावत कहां पर सटीक बैठती है? घनानंद के शासन काल में। और घनानंद एनी टाइम अपने दरबार में मस्त मगन हालत में बैठा रहता था, मदमस्त एनी टाइम शराब का सेवन करता रहता था। नाच गान इसके दरबार की शोभा बताई जाती है। और घनानंद का जो दरबारी विद्वान बताया जाता है, दरबारी विद्वान हमें जो देखने को मिलता है साथियों, उसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य, जिसके अन्य नाम इसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और इसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्ध पुस्तक बताई जाती है। अब बात करते हैं कि नंद वंश का नाश किस प्रकार हुआ। तो अंतिम राजा जो घनानंद था, तो घनानंद के शासनकाल में मगध पर जो क्षेत्र है, सिंधु क्षेत्र है, इनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक आक्रमण होने जा रहा था। वह आक्रमण बताया जा रहा है सिकंदर महान का, जो यूनान का शासक था। जब सिकंदर महान ने अपनी सेना लेकर कूच किया है सिंध प्रांत की तरफ, तो एक विद्वान या फिर एक दरबारी विद्वान का दायित्व बनता है कि वह अपने राजा को सचेत करे। जब चाणक्य घनानंद के दरबार में पहुंचा है, तो चलती हुई दरबार जो सभा है उसमें घनानंद के द्वारा चाणक्य का अपमान किया गया, कुरूप कहकर उसका उपहास उड़ाया गया। तब जाकर चाणक्य ने अपनी खुली चोटी में गांठ लगाई कि जब तक मैं इस घनानंद का नाश नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चूंकि चाणक्य ने जिस राजा को प्रिपेयर किया है उसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, हमने आज पहले शेषुनाग वंश की डिटेल पढ़ी और उसके बाद में हमने डिटेल पढ़ी है ऐतिहासिक नंद वंश की। अब नंद वंश की जो ऐतिहासिक जानकारी है वो हमें हाथी गुफा अभिलेख से जानने को मिलती है। इससे कई बार सवाल निकल कर आते हैं। नई बात आपके लिए कि महापद्म नंद की जो उपाधि है वो जरूर आपको याद रखनी, जैसे सर्वशत्रांतक इसकी उपाधि, एक राट भी इसकी एक उपाधि, और इसे द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता था। साथियों, अब नंद वंश के बाद में हम संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं मौर्य साम्राज्य की। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य वंश के बारे में। लेकिन मौर्य वंश की तो हम डायनेस्टी ऑफ इंडिया के तहत सविस्तार व्याख्या करने वाले, क्योंकि बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं अपने को मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं यहां से हम मौर्य साम्राज्य की। अगला जो वंश हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश।
मौर्य वंश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको मौखिक रूप में बता देता हूं कि इस वंश का नाम मौर्य क्यों पड़ा। क्योंकि इस वंश के जो शासक जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, यह पीपली वन अर्थात मयूर देश का रहने वाला था, जहां पर मोर की अधिकता के कारण, इस क्षेत्र के संबंध रखने के कारण इस वंश का भी नाम मौर्य बताया जाता है। चूंकि इतिहासकार यह तथ्य और बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम बताया जाता है मूरा, और मूरा को बदलकर ही मौर्य वंश इनका क्या बताया गया, नाम बताया जाता है। बात करते हैं कि भारत के अंदर इनका ऐतिहासिक समय जो देखने को मिलता है, ये कहां से कहां तक देखने को मिलता है, तो 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व से लगाकर 185 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं मौर्य वंश के संबंधित जो ऐतिहासिक जो विवरण या ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है, तो इनमें जो प्रमुख शास्त्र जो ग्रंथ बताए जाते हैं, उनमें आपके मेगास्थनीज की इंडिका है, इसके अलावा आपके अर्थशास्त्र ग्रंथ हैं, मुद्रा राक्षस हैं, कथा सरित सागर हैं, ये प्रमुख रूप से बताए जाते हैं ऐतिहासिक स्रोत। अब हम बात करते हैं कि मौर्य वंश जो है इनका जो संस्थापक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मौर्य वंश के प्रमुख राजा कौन कौन हुए हैं या प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि इनकी ऐतिहासिक जानकारी हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो प्रमुख जो शासक हमें देखने को मिलता है, उनमें सर्वदा सबसे पहले जो शासक की डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है, उनमें नाम आता है अपने चंद्रगुप्त मौर्य। पहला जो शासक है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अगर इनका शासन काल आपसे पूछ ले, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल बताया जाता है आपके 323 ईसा पूर्व से लगाकर 298 ईसा पूर्व इनका शासन काल हमें देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगला जो शासक हम पढ़ने वाले हैं, नंबर 2, दूसरा जो शासक बताया जाता है मौर्य वंश का, इसे बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार के नाम से इसे जाना जाता है। अब बिंदुसार का शासन काल अगर पूछ ले आपसे, तो 298 ईसा पूर्व से लगाकर 272 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व से लगाकर 272 ईसा पूर्व तक इनका शासनकालीन समय हमें देखने को मिलता है। नंबर 3, तीसरा जो प्रमुख शासक बताया जाता है मौर्य वंश का, इसे सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक जो हैं, अगर इनका शासनकालीन समय हमें देखने को मिले, तो यह शुरू होता है 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व से लगाकर 232 ईसा पूर्व तक समय हमें बताया जाता। कई सारी गाइडें आपके 231 ईसा पूर्व इसका समय हमें बताती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो शासक प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं, इनका धर्म हमें क्या देखने को मिलता है। जो मौर्य वंश के प्रमुख शासक रहे हैं, इनके धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो धर्म हमें देखने को मिलता है, ये अपने आप में एक दूसरे से अलग बताया जाता है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का अगर धर्म की बात करें हम, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धर्म एक्सेप्ट किया, इसे जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के किस शाखा का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य, तो नाम आता है आपके जैन धर्म की दिगंबर शाखा का अनुयायी बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। अब हम बात करते हैं कि
बिंदुसार किस धर्म को एक्सेप्ट किया उसने? तो बिंदुसार ने जो धर्म एक्सेप्ट किया है इसे शैव धर्म के नाम से जाना जाता है। शैव धर्म का आजीविक शाखा का अनुयायी बताया जाता है बिंदुसार। कि अगर शैव धर्म की बात करें तो इनमें बहुत सारे वर्ग हमें देखने को मिलता है, जैसे कालामुख है, अघोरी है, आपके आजीवक हैं, कापालिक हैं। ये प्रमुख रूप से आपके शैव धर्म के जो प्रमुख अनुयायी देखने को मिलते हैं, वर्ग देखने को मिलते हैं, धार्मिक वर्ग। और उसके बाद में जो बौद्ध धर्म सम्राट अशोक हैं, इसने जो धर्म एक्सेप्ट किया है इसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी बताया जाता है सम्राट अशोक। अब हम बात करते हैं कि ये जो तीनों शासक हैं इनके प्रमुख प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलता है इनका नाम बताया जाता है चाणक्य। क्या नाम? चाणक्य। तो बिंदुसार का जो प्रमुख प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलता है तो इसके साथ में चाणक्य का भी नाम आता है। चाणक्य के अलावा राधा गुप्त भी नाम आता है। और एक और प्रधानमंत्री का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है खल्लाटक। बात करते हैं अशोक। तो अशोक जो है इनका जो प्रमुख प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलता है। वैसे इनकी ऐतिहासिक प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक जानकारी हमें यहां तक पढ़ने को नहीं मिली। आज तक जो सवाल मिले हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के देखने को हमें मिलते हैं। बात करते हैं कि इस वंश का अंतिम राजा कौन बताया जाता है। अंतिम जो राजा देखने को मिलता है, अंतिम शासक का नाम जो देखने को मिलता है आपके मौर्य वंश के, तो उसका नाम बताया जाता है बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य के नाम से इसे जाना जाता है। अब बृहदत्त मौर्य को खत्म किस शासक ने किया था? इस वंश का जो विनाश है वो किस प्रकार हुआ? तो बृहदत्त जो शासक है, ये अंतिम मौर्य शासक था, इसका एक अमात्य था। अमात्य का मतलब होता है सैनिक। अमात्य का नाम बताया जाता है आपके पुष्यमित्र के नाम से जाना जाता है। अब पुष्यमित्र शुंग जो अमात्य था बृहदत्त मौर्य का, तो पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर दी है? अपने ही मालिक बृहदत्त मौर्य की हत्या करके भारत भूमि में जो अगला वंश आया है इसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। शुंग वंश को ब्राह्मणों का वंश भी कहते हैं और शुंग वंश का जुड़ाव आपके चीन से भी बताया जाता है। अब हम बात करते हैं शुंग वंश की। तो शुंग वंश का जुड़ाव कई इतिहासकार चीन से भी बताते हैं। छीन वंश है, छऊ वंश है, ची वंश है। तो चीन वंश का सबसे प्रसिद्ध जो वंश हुआ है उसके चऊ वंश के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रसिद्ध शासक का नाम बताया जाता है ची वांगती ने अपने शासन काल के अंदर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइनीज, चीन की विशालतम दीवार का निर्माण शुरू करवाया था। तो शुंग वंश हो गया, मौर्य वंश के बाद में जो वंश आता है उसका नाम शुंग वंश। शुंग वंश के बाद में भारत की भूमि, ऐतिहासिक भूमि पर जो ऐतिहासिक वंश आता है उसे गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। प्रभावशाली वंश के बारे में ही बात करते हैं। जो गुप्त काल जो शुरू होता है यह स्वर्णिम भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम जो रूप हमें देखने को मिलता है वो गुप्त काल का समय हमें बताया जाता है। द हिस्टोरिकल मोमेंट या गोल्डन मोमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। गुप्त वंश के बाद में बड़े पैमाने पर पढ़ने को मिलता है वर्धन वंश। वर्धन वंश के बाद में जो वंश हमें पढ़ने को मिलता है उसे सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। सातवाहन वंश के बाद में अपना जो वंश के क्रम में जो चीज शुरू होती है इसे राजपूत एज के नाम से जाना जाता है। इसे राजपूत काल के नाम से भी
जाना जाता है। राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, चूंकि हमने जो बात की है ये उत्तर भारत के प्रमुख वंशों की बात की, और बात करें अगर साउथ के यानी दक्षिण के जो प्रमुख वंश है, इनमें एक साम्राज्य हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है जिसे विजयनगर डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें दक्षिण भारत के वंश की तो इसमें पल्लव वंश है, चोल वंश है, इसके साथ में जो और चेर है, पांड्य वंश है, इनकी ऐतिहासिक जानकारी भी हमें पढ़ने को मिलती है, जो हम अलग चैप्टर के साथ में इसको पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं वापस थोड़ा सा मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश जो है इनमें संक्षिप्त एक जो डिटेल में बता देता हूं संक्षिप्त रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोकी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो बताया जाता है, इन्होंने जैन धर्म के जो प्रमुख संत बताया जाता है जिन्हें भद्रबाहु के नाम से जाना जाता है, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर जैन धर्म की दिगंबर शाखा का अनुयायी बनाता। हालांकि दिगंबर जो शाखा ये बाद में बनी है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में। और बताना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही उत्तर भारत पर निरंतर 12 वर्षों का दुर्भिक्ष अकाल पड़ा, जिसमें चारा, अन्न और खाद्यान्न तीनों की कमी आ गई थी। अपने साम्राज्य के सारे लोगों की हालत ऐसे देखकर अपने गुरु के साथ में पूरे वर्ग के सहित उत्तर भारत को त्याग कर ये दक्षिण के कर्नाटक स्थित श्रवण बेलगोला चले गए, जहां पर रहते हुए इन्होंने बाहुबली की विशालतम 40 फीट प्रतिमा के नीचे अन्न जल त्याग कर सल्लेखना विधि से अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राण त्याग दिए, और उसे सल्लेखना विधि कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में दूसरा बिंदुसार। बिंदुसार जो है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को मौर्य शासकों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता है जैनी ग्रंथों में, और इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को मारने वाला। दूसरा बिंदुसार जो है इसके शासन काल में सिंध प्रदेश से 2 बार अटैक हुए थे, आक्रमण या विद्रोह हुए थे, जिनमें 2 बार अलग अलग लोगों अपने बेटों को रोकने के लिए भेजा गया था। इनमें सबसे पहले इस अटैक या विद्रोह को रोकने के लिए सम्राट अशोक और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार की पत्नी का जो नाम बताया जाता है इसे सुभद्रा के नाम से जाना जाता है, चूंकि बिंदुसार के 100 पुत्र बताए जाते हैं, अशोक के भाई बताए जाते हैं। जो सुभद्रा है, सुभद्रागी है, उसकी कोख से जन्म लिया है अशोक ने। सम्राट अशोक की डिटेल अगर पढ़ें तो सम्राट अशोक को अन्य नामों में इसे अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। देवानाम प्रियदर्शी इसकी वो एक उपाधि हमें देखने को मिलती है। इसे चंडाशोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को एक्सेप्ट किया। जिस समय बौद्ध धर्म अवतरण स्थिति में था भारत में, उस समय वैदिक धर्म के साधु संन्यासियों ने, ब्राह्मणों ने इस धर्म का बहुत ज्यादा विरोध किया। विरोध के चलते ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का पवित्र वृक्ष पीपल को काट दिया था। इसके कारण सम्राट अशोक ने उस गांव के 600 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या करवा दी थी, जिसके कारण अशोक का नाम पड़ा है चंडाशोक। सम्राट अशोक के नाम विशिष्ट उपलब्धि जो ऐतिहासिक युद्ध हमें देखने को मिलता है, जिसे द ग्रेट बैटल ऑफ द कलिंग युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, जो शासन अर्थात राज्यारोहण के 8 वर्ष पश्चात अर्थात 261 बराबर 269 बराबर 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग के ऊपर अटैक किया है। साथियों, हमने प्राचीन भारत के प्रमुख वंश जिसमें हर्यक हैं, शेषुनाग हैं, शेषुनाग के बाद में नंद वंश और मौर्य साम्राज्य की संक्षिप्त और ऐतिहासिक डिटेल सहित जानकारी ली है। आगे जो वीडियोज आने वाले हैं उनमें सविस्तार हम भारत के प्रमुख वंश पढ़ेंगे, जिसमें अगला जो अपना वीडियो है उसमें हम मौर्य साम्राज्य की ऐतिहासिक जानकारी शुरू करने जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। धन्यवाद।